स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आप शेनिगन वीज़ा मतलब कि यूरोप वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना टाइम लग जाता है वीज़ा आने में, कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, कितना हमारे को फाइनेंस दिखाना पड़ता है, कौन सी कंट्री में हम जाएँ और कैसे हम दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम वो सारी बात कर लेंगे। कैसे आपने VFS में अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है, कैसे आपने अपना इंश्योरेंस लेना है, कैसे आप अपने डमी टिकट करानी है। तो इस वाली वीडियो के साथ बने रहना, इस वाली वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि जोन से पॉइंट्स के ऊपर आप अपना वीज़ा इजीली ले सकते हैं, जिसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग मेरे से ये वाला सवाल पूछ रहे थे कि यार शेनिगन वीज़ा होता क्या, यूरोप वीज़ा क्या होता है। तो ना इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा कि शेनिगन वीज़ा और यूरोप वीज़ा क्या होता है। तो देखो, जैसे मान लो कोई फ़ॉरेन का आदमी अगर हमारे इंडिया में आता है, ठीक है, तो अगर वो मान लो दिल्ली में आता है तो वो दिल्ली में ही उसका इमिग्रेशन चेक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मान लो वो जयपुर घूमना चाहता है या महाराष्ट्र में घूमना चाहता है या कहीं पे भी इंडिया में घूमना चाहता है, तो देखो उसका वीज़ा तो चेक होगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यूरोप का वीज़ा। यूरोप में मान के चलो, अगर आप फ्रांस में आना चाहते हैं, एम्स्टर्डम में आना चाहते हैं जो कि नीदरलैंड्स में है, या आप बर्लिन में आना चाहते हैं जो कि जर्मनी में है, स्पेन में आना चाहते हैं, ठीक है, तो जोन सी भी आपकी मेन डेस्टिनेशन होगी ना, वहाँ पर सिर्फ आपका वीज़ा चेक होगा। उसके बाद आप किसी भी और कंट्री में घूम सकते हैं ईज़िली, आपका कोई भी वहाँ पे वीज़ा चेक नहीं होता है। और ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो बसेस होगी, चाहे वो ट्रेन्स होगी, चाहे वो फ़्लाइट्स होगी। तो इंटरनली आपने एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में इजीली घूम सकते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटस में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटस में सिर्फ यही नहीं होता कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लग जाएंगे, चाहे हमारे बैंक की स्टेटमेंट होगी, चाहे हमारे फिक्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है। हमने उनको एक्चुअल में ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि मैं वहाँ पर जा तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने घूमने के बाद वापस मैंने यहीं पर आना है। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि हमारे को उनको एश्योर कराना होता है। तो देखो, जो से एम्बेसी में ऑफिसर बैठे हुए हैं, हम किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो हमारे को कोई पर्सनली तो जानते नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये चीज़ बतानी है। तो इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में आपके सेविंग अकाउंट्स के लगेंगे। अगर आपके पास जितना भी पैसा पड़ा है FDs में, आप उसको शो कर सकते हैं। और आप इंडिया में अपने अच्छे टाइज दिखाने के लिए आप अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उससे उनको ये एश्योर हो जाएगा कि ये बंदा वहाँ पे परमानेंटली नहीं जा रहा और इसने वापस यहाँ पे आने ही आना है। तो देखिए, अब जो सी चीज़ आती है वो आ जाती है कि हमने कितने फाइनेंसेस दिखाने हैं। आप मान के चलिए कि अगर आपने 10 दिन के लिए यहाँ पर घूमने आना है, अगर आप एम्स्टर्डम आना चाहते हो, पेरिस आना चाहते हो, स्पेन आना चाहते हो, ठीक है, तो 10 दिन का अगर आपने ऐसा कोई टूर प्लान करना है, तो इसमें क्या आप कम से कम मान के चलिए कि आपको 10,000 कम से कम अपना दिखाना पड़ेगा एक दिन के एक्सपेंसेस, रहना खाना सारा कुछ, इंटरसिटी आपका ट्रैवल भी हो जाएगा उसमें। तो 10,000 के हिसाब से आप ये देख लो कि आपको 1 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा 10 दिन में। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपके 1 लाख रुपये अकाउंट में पड़े हैं तो आपने 1 लाख ही उनको दिखा दिए। इतना तो देखो, सारे समझदार होते हैं कि इसके अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं तो ये सारा तो वहाँ पर खर्च कर नहीं देगा। तो इसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है, कम से कम आपने डबल या फिर ट्रिपल आपने अपने बैंक में अकाउंट दिखाना है। कम से कम अगर आप 1 लाख का खर्चा करने जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 2 से लेकर 3 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, इसके अकाउंट में वर्थ है और ये वहाँ पे रहने के बाद वापस आ जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन सी कंट्री को आपने अपना मेन डेस्टिनेशन बनाना है। तो मान के चलिए कि आप पेरिस में घूमना चाहते हैं 6 दिन के लिए, उसके बाद आप एम्स्टर्डम जाना चाहते हैं, उसके बाद स्पेन में जाना चाहते हैं, तो आप अपने पेरिस को बनाएंगे मेन डेस्टिनेशन। तो जो सी आपकी फ़ाइल लॉज होगी, वो आपकी फ़ाइल लॉज होगी फ्रांस की एम्बेसी में। वहाँ पे आपको अपने होटल के एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे, आपको होटल की बुकिंग्स दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं पेरिस के बाद मैं स्पेन में जाऊँगा, स्पेन में मेरा 2 दिन का टूर है। उसके बाद और स्पेन में आपको ने किस जगह पे जाना है, मैड्रिड में जाना है, बार्सिलोना में जाना है, सेम आपको वहाँ की भी होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं पेरिस से मैं स्पेन कैसे जाऊँगा। उसके बाद आप स्पेन के बाद वापस आना चाहते हैं एम्स्टर्डम में, तो एम्स्टर्डम की आपको फिर दोबारा से बुकिंग दिखानी पड़ेगी सारी, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपको फ़ाइल जब भी आपने लगानी है तो ये चीज़ आपको दिखानी पड़ती है उसमें सारी अपनी बुकिंग, ताकि वो इजीली अंडरस्टूड कर पाएँ कि हाँ, ये बंदा वापस आएगा ही। और देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो सी इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो होती है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप इंडिया से कभी भी बाहर नहीं गए, इंटरनेशनली अगर आपने कभी भी ट्रैवल नहीं किया और डायरेक्ट अगर आप यूरोप का वीज़ा लगवा रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा उन्हें शक हो सकता है कि ये बंदा डायरेक्ट यूरोप में जा रहा है और ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा और कन्वीनियंट करने के लिए, ईजी करने के लिए वीज़ा के प्रोसेस को आप थोड़ा इंडिया के बाहर जिन जिन कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री है वहाँ पे सबसे पहले ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, दुबई हो गया। दुबई का भी काफ़ी इजीली वीज़ा मिल जाता है आजकल इंडिया से। तो आप पहले इन वाली कंट्रीज़ में घूम लीजिए, उसके बाद आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कीजिए। क्योंकि इसमें देखिए, जब भी आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जाएगा तो आपका पासपोर्ट ही वहाँ पे बोलता है, आपके डॉक्यूमेंट्स ही वहाँ पे बोलते हैं। आपको तो कोई वो जानता नहीं है वीज़ा अफसर, ठीक है। तो आप पहले दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर लीजिए, उसके बाद आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कीजिए।
और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया यूरोप का, उसके बाद सेकंड टाइम वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर आप इसी चीज़ को करना कि आप एक ही बार में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी रीज़न ना हो वीज़ा को रिफ्यूज़ करने का। तो मेक श्योर कि आप पहले दूसरी कंट्रीज़ में घूम लीजिए, उसके बाद ही आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई। इसका देखो आपने और ज़्यादा ध्यान रखना है, वो चीज़ होगी आपने कि आपने टाइमली अपनी वीज़ा की फ़ाइल को लॉन्च करना है। तो मान के चलिए कितना टाइम पहले आप लॉन्च कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना टाइम पहले होता है। तो ये होता है 3 महीने का टाइम, मतलब कि 90 डेज़ आपके हो गए, ठीक है। अगर आप घूमना चाहते हैं यहाँ पर आके 1 जून को, तो आप अपनी वीज़ा की फ़ाइल को अप्लाई कर सकते हैं 3 महीना पहले, और मिनिमम हो गया आपका 15 मई। तो इतना टाइम आप मान के चलिए। और कितना टाइम लग जाता है वीज़ा आने में, तो ये देखिए ये जो सी एम्बेसी टू एम्बेसी डिपेंड करता है, लेकिन जो मैक्सिमम एम्बेसी वो डिफ़ाइन करती हैं वो होती हैं 15 से लेके 30 वर्किंग डेज़ में, ठीक है। तो वर्किंग डेज़ का मतलब हो गया मंडे टू फ्राइडे सिर्फ। और ये चीज़ भी आप कंसिडर करके चलना कि अगर जिस भी कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आप इटली के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो इटली में जो सी पब्लिक हॉलीडेज़ होंगी वो भी उनकी छुट्टी होगी, और इंडिया में भी जो सी पब्लिक हॉलीडेज़ होंगी वो भी उनकी छुट्टी होगी। तो वर्किंग डेज़ का मतलब आप समझ गए मंडे टू फ्राइडे, एक्सक्लूडिंग आपने निकाल देना है इसमें पब्लिक हॉलीडेज़, चाहे वो इंडिया की हो चाहे उस वाली कंट्रीज़ की हो जिसमें भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बाय द वे, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि बहुत ही सुंदर 15वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो देखिए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वीज़ा अप्लाई करते हुए कि जिस भी डेट में आप घूमना चाहते हैं, आपने वो वाली डेट अपने कवर लेटर में ज़रूर मेंशन करनी है। कवर लेटर क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं वीज़ा के डेट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप 1 जून को मान लो यहाँ पे घूमना ना चाहते हो, जैसे कि जून जुलाई अगस्त यहाँ पे समर्स होती हैं पूरे यूरोप में, ये 3 महीने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इन वाले 3 महीनों में घूमना आना चाहते हो तो आपने अपनी प्रॉपर डेट मेंशन करनी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि वो आपको उतने ही टाइम का वीज़ा देंगे जितने टाइम की आपने ड्यूरेशन उनको मेंशन की है। अगर आपने 10 दिन लिखे हैं, 10 दिन का आपने उनको अपना प्लान बताया पूरा कि मैं 10 दिन के लिए घूमना चाहता हूँ, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि वो 10 दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा शुरू में। अगर आप उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बन जाते हैं तो इसके बाद आपको कंटिन्यूसली वीज़ा मिल सकता है 3 महीने या 6 महीने का भी, लेकिन शुरू में आपको सिर्फ उतने टाइम का वीज़ा मिलेगा जितने टाइम के आपने उनको बताया कि मैं इतने टाइम के लिए घूमना चाहता हूँ। और अब बात आती है कि इनकी फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस देखिए एम्बेसी टू एम्बेसी डिपेंड करता है। जैसे कि इस टाइम अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में जो सी यहाँ की गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो होगी 7200 इंडियन रुपीज़। 7200 कैसे हो गए, वो हो गए 80 यूरो आपकी फ़ीस होगी इस टाइम, जो कि हम 2023 में इस टाइम, ठीक है। तो वो ये जो से है ये आपका यूरो के रेट के ऊपर भी कन्वर्जन का चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो सी जितनी भी एम्बेसी चार्ज करती हैं ये आपको यूरो के अकॉर्डिंग चार्ज करती हैं। तो आप इंडियन रुपीज़ जो सा भी ऊपर नीचे होता है आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं चेंज। तो ये जो सी फ़ीस होगी, अगर आप इटली के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ की एम्बेसी की अलग फ़ीस हो सकती है। अगर आप स्पेन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहाँ की एम्बेसी की अलग फ़ीस हो सकती है। तो फ़ीस जो सी होगी वो अलग अलग आपकी डिपेंड करेगी। और हाँ, जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है VFS के थ्रू, तब आपकी फ़ीस लगेगी, और इसमें VFS की भी कुछ एक कमीशन होती है। और अगर आपको VFS का नहीं पता क्या होता है, तो VFS क्या होता है, देखिए अगर आपने किसी भी यूरोप की कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना, चाहे वो UK भी हो गया, तो आपको VFS के थ्रू ही जाना पड़ता है। VFS एक प्राइवेट एजेंसी है जिसमें आपके उनका क्या काम होता है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के थ्रू ले लेना, सारे आपको मार्क करके दे देना, उस फाइल का एक बंडल बनाना और उस वाली फ़ाइल को जाके उन्होंने एम्बेसी को सबमिट करा देना। और एम्बेसी ने उनको वैसा का वैसा पैकेट बंद, चाहे आपका वीज़ा लगा है चाहे आपका वीज़ा नहीं लगा, पैकेट में ही आपका पासपोर्ट डाल के उसी पैकेट को VFS ने आपको वापसी भेज देना है आपके एड्रेस पे। या फिर अगर आप पिकअप करने के लिए जाना चाहते हैं तो VFS से एक होगी बीच की एजेंसी, ताकि एम्बेसी ने इसको क्यों बनाया, ताकि उनके पास ज़्यादा रश ना हो पाए, वो इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने VFS को बीच में एक मीडिएटर के तौर पे रखा हुआ है। बात कर लेते हैं इसमें कवर लेटर क्या होता है। कवर लेटर देखिए वो हो गया जिसमें कि आप उनको सारा कुछ बताते हैं लिख के। जैसे कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सुना हो तो स्टूडेंट वीज़ा में होता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। और टूरिस्ट वीज़ा में क्या होता है, टूरिस्ट वीज़ा में आपका होता है कि आपने एक कवर लेटर उनको मेंशन करना है। कवर लेटर में आप उनको सारा लिखोगे कि मैं किस किस डेट के लिए जाना चाहता हूँ, कौन सी कंट्री में जाना चाहता हूँ, और आपने उनको सारा कुछ
अच्छा सा प्रूव करना है अपने कवर लेटर में कि हाँ मैं वापस आऊँगा ही आऊँगा। ये चीज़ वापसी आने की मैंने आपको बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ आपकी डिपेंड करती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर कि आपका इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है और आपकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है इन वाले फैक्टर्स। तो अब बात आती है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं मेरे को। तो देखिए, टूरिस्ट वीज़ा का मतलब हो गया इट्स ओनली फॉर टूरिज़म। आपको इसमें काम अलाउड नहीं होता। और आप इसमें मान करके चलिए, अगर आप किसी भी अपने जानकार के पास आ रहे हैं और अगर वो आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि तू एक बार यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आ जा और एक बार और मैं यहाँ पे आगे तेरे को वर्क दे दूँगा, जैसे कि यहाँ पर आमतौर पे होता ही है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए वो बैन कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट के ऊपर लाल रंग की स्टैंप लग जाएगी। उसके बाद आपको लाइफ में कभी भी इनका वीज़ा लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर काम अलाउड नहीं होता। और अगर आप पकड़े जाते हैं आपको भी फ़ाइन होगा और जो सा आपको काम दे रहा है उसको भी फ़ाइन होगा। तो ये रही जी फिर सारी बात सारे के सारे वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट वाली वीडियो का मैं इसका सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात कर लेंगे कि कैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल में होने चाहिए, जिस वजह से आपका 100% वीज़े की श्योरिटी हो ही जाती है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, चाहे वो आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप सैलरीड हो, आपने ITR कैसे लगानी है, कितने टाइम की आपकी ITR लगेगी, कवर लेटर में आपने कैसे लिखना है, आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर से आपने कैसे लेटर लेना है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लें, कैसे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है और उनका बंडल बना के आपने VFS को दे के आना है। तो बने रहना नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और जिसने भी यूरोप में घूमने आना चाहता है तो उसका वीज़ा साकार हो पाए।